अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। ए वो ज़ात जो हर शय पर कादिर है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे कोरोना वायरस के बाद बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। कोरोना वायरस के बायस रवां साल महदूद हज होगा। मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों का हज का मौका दिया जाएगा। सिर्फ सऊदी शहरी और अकामा होल्डर्स हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की हज्जाज की मेजबानी से माजरत कर ली। सऊदी वजारत हज ने ऐलान किया कि हम साल महदूद हज होगा। दुनिया के 180 से ज्यादा मुल्कों में नए कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर महदूद तादाद में अंदरून मुल्क से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज का मौका दिया जाएगा। सऊदी वजीर हज और उमरा ने विफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी से राबता करके उन्हें बाज़ाबता तौर पर आगाह किया। कहा गया कि यह फैसला इस बुनियाद पर किया गया कि हज महफूज सेहत माहौल में हो, कोरोना से बचाव के तकाजे पूरे किए जाएं। आज़मीन हज की सलामती को यकीनी बनाने के लिए समाजी फासला बरकरार रखा जा सके और इंसानी जहान के तहफ्फुज़ से मुतालिक इस्लामी शरीयत के मकासिद पूरे किए जा सके। पाकिस्तान में कोरोना ने दांत मजीद तेज कर दिए। मरीजों की तादाद 1,81,088 हो गई। 73,471 मरीज सेहतियाब हुए हैं। सज्जाद काज़मी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना के केसेस में जरूर कमी देखने में आ रही है, लेकिन जो अमवात की तादाद है वो आए रोज बढ़ती चली जा रही है और उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। अब 24 घंटों में कोरोना से मजीद 105 अफराद जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 3,695 तक पहुंच चुकी है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जो दादोशुमार उनके मुताबिक 24 घंटों में मजीद 3,946 केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए और मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद जो है 1,85,034 तक जो है पहुंच चुकी है। सिंध में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जहां पर 71,092 जो है कोरोना के केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं यहाँ पर। और पंजाब में कोरोना केसेस के हवाले से बात की जाए तो 68,308 कोरोना के केस वहां से सामने आ चुके हैं यहाँ पर। और खैबर पख्तूनख्वा से 22,633, बलोचिस्तान से 9,587 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ इस्लामाबाद में भी एक दिन में ही 300 जिससे ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने आने के बाद अब मजमूई तौर पर 11,219 केसेस जो हैं इस्लामाबाद से सामने आ चुके हैं। और गिलगित बल्तिस्तान से 1,326 और आजाद कश्मीर से 869 जो केसेस हैं वो सामने आए हैं कोरोना के। इसी तरह मुल्क भर में 24 घंटों में 24,599 कोरोना के जो है टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में अब तक 11,26,761 जो है कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। और इस तरह पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद के हवाले से बात करें तो 1,495 अब तक जो है पंजाब में जो अमवात हुई है जो कि सबसे ज्यादा है। इस तरह सिंध में भी जो 1,103 अमवात जो है कोरोना के बाइक हो चुकी हैं और खैबर पख्तूनख्वा से 843 अमवात जो है रिकॉर्ड हुई हैं। अब बलूचिस्तान से भी 104 और इस्लामाबाद से अब तक 106 जो है अमवात वो हो चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान से भी 22 हैं और आजाद कश्मीर से भी 22 अमवात देखने में आ रही हैं। इस तरह मुल्क भर में 769 अस्पतालों में कोरोना के 6,215 मरीज जो है इस वक्त भी जेर इलाज हैं। और मुल्क में कोरोना की जो मुतासरा सेहतयाबी का अगर बात की जाए तो सेहतयाब होने वालों की तादाद 73,471 तक जो है वो पहुंच चुकी है और वो गुरूबाई सेहत होकर घरों को लौट चुके हैं। जी सज्जाद, ये भी बताएगा कि कोरोना केसेस में जैसे दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तिब्बी माहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि SOPs के ऊपर ही शुरू से फोकस रहा है कि अभी तक जब तक ऐसी वैक्सीनेशन वकालत तौर पर नहीं आती उसके तक तो SOPs के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है कि SOPs के ऊपर देखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और दीगर जो है गैर जरूरी जो नकल हरकत है उस पर कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के ऊपर भी काफी अच्छे नतीजे आना शुरू हो चुके हैं और होपफुली के 1-2 माह के अंदर, जैसा कि WHO भी कह रहा है कि 1-2 माह के अंदर हो सकता है कि कुछ अच्छे नतीजे सामने आने के बाद जो ट्रायल है वो प्रूव होने के बाद कोई ना कोई वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो तिब्बी माहिरीन है ये भी कहते हैं कि गर्मी में पहले कहा जाता था कि गर्मी शदीद होगी तो उसके बाद जो कोरोना के केसेस में जो है कमी देखने में आ सकती है और गर्मी वाले इलाकों में जो है कोरोना के केसेस में कमी आई है। लेकिन इसमें अब तक जो है काफी इसमें जो है नेगेशन पाई गई है, क्योंकि ब्राजील सबसे ज्यादा जो गर्म तरीन मुल्क है उसके बावजूद वहाँ पे अमवात भी ज्यादा हो रही है और केसेस भी सामने आ रहे हैं। इस तरह पंजाब के जो जनूबी पंजाब इलाका है वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन वहाँ पर अभी भी जो है केसेस सामने आ रहे हैं। तो अब गर्मी का और कोरोना का कोई जो जोड़ नहीं है। पहले बीमारी का ये कहना था कि गर्मी के बायस में तो कोरोना की केसेस में कमी देखने में आती है। अब जो है अब यही कहा जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए। SOPs पर अमल दरामद किया, जैसे जुड़वा शहर में अब
جو وہ سخت جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. اور اب جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. سجاد کاظمی ہمیں آگاہ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دائرہ قرار مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسلام آباد ضلع انتظامیہ کا مزید 4 سیکٹرز بند کرنے کا فیصلہ. مزید جانیں گے اسلم کھوکر سے. جی اسلم, آگاہ کیجیے گا. جی, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا وائرس میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے مختلف جو رہائشی سیکٹرز ہیں ان کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. سیکٹر G62 اس میں شامل ہے, G61 اس میں شامل ہے, G10-4 جو ہے وہ شامل ہے. ان کو جو ہے بند کر دیا جائے گا. سیکٹر G72 کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے سیل کر دیا جائے گا. اور نوٹیفیکیشن کو جو اطلاق ہے وہ 24 جون شام 7 بجے سے ہوگا, یہ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے. اور حمزہ شفقات کا یہ کہنا ہے کہ وزارت صحت اور NIH کی رپورٹ پر جو علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان علاقوں میں مسلسل جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے تھے, ان کی باقاعدہ طور پر نگرانی کی گئی, سرویلنس کی کے بعد جو ہے یہ تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ کیسز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس پر جو ہے یہ ایکشن لیا گیا اور ان علاقوں کو سیل کیا گیا ہے. کل شام جو ہے اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا. اس حوالے سے ضلع انتظامیہ نے وہاں پہ جو رہائشی ہیں ان کو یہ ہدایات کی ہیں کہ وہ اپنے جو کھانے کے حوالے سے چیزیں ہیں, دوائیاں وغیرہ انہوں نے لینی ہے, آفیسز کے ان کے کام ہیں تو وہ کر لیں, یا آفس کی جو اپنی روٹین ہے وہ جو اس کے حوالے سے آفس کو انفارم کر دیں. اور لاک ڈاؤن کے دوران کیونکہ کسی بھی شخص کو نہ آنے کی اجازت ہوگی نہ باہر جانے کی اجازت ہوگی, اور وہاں پر پولیس, رینجرز اور پاکستان فوج جو ہے وہاں پہ تعینات ہوگی, اور اس پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا جائے گا. تو اس حوالے سے نے کہا کہ اپنے راشن کا بھی انتظام بھی کر رہے ہیں لوگ. یہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں جن علاقوں کو سیل کیا گیا تھا ان میں توسیع بھی کی گئی, کیونکہ ان میں جو کیسز کورونا کے کیسز ہیں ان کی تعداد میں کمی نہیں ہوتی, اور تو اس حوالے سے اس میں اضافہ بھی کیا گیا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان علاقوں کو لوگ جو ہے وہ اپنی تمام تر چیزوں کو اور اپنی ضروریات کو پورے کر لیں, تاکہ اگر ہمیں بعد میں بھی اس میں توسیع کرنی پڑے تو پھر لوگوں کو مسئلہ نہ ہو. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ غوری ٹاؤن کے 7 فیزز جو ہیں ان کو بھی سیل کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا, کیونکہ وہاں پر بھی کیسز بڑھتے جا رہے تھے. اس سے پہلے I-10 ہے, I-8 کا علاقہ ہے, کراچی کمپنی جو مین مرکز ہے, اس کے علاوہ اس سے 2 سیکٹرز ہیں ان کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا ہے. اور ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو جو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے ہدایات کرنے کے باوجود لوگ جو ہے وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے, جس کی وجہ سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. خاص طور پہ اس میں جو ٹرانسپورٹ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ, اس میں SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی ضلع انتظامیہ سے تو ان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے مزید 4 سیکٹرز بند کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. بہت شکریہ اسلم کھوکر اپڈیٹ کرنے کے لیے. لاہور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت کورونا کے مریضوں والے علاقوں کی متعدد گلیاں سیل کی جا چکی ہیں. کورونا SOPs اور پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید 8 بڑے علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. رپورٹ کریں گے وقار حسین. شہر میں کورونا کیسز میں اضافے کی وجہ سے سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت متعدد علاقوں اور گلیوں کو سیل کیا جا چکا ہے. خاردار تالے لگا کر علاقے سیل اور غیر ضروری نقل و حرکت بند ہے. سینکڑوں دکانیں بھی بند کر دی گئی ہیں. اب شہر کے مزید 8 بڑے علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کورونا وبا کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر گلبرگ, ماڈل ٹاؤن, DHA, گلشن راوی, فیصل ٹاؤن, گارڈن ٹاؤن اور اندرون شہر وارڈ سٹی کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 3613 کورونا کے مریض رپورٹ ہونے پر مجوزہ علاقے بند کرنے پر اصولی اتفاق ہو گیا. ذرائع کے مطابق ان علاقوں میں 96,229 گھر, 2,33,000 خاندان مقیم ہیں. لوگوں کی تعداد 10,69,000 ہے. 8 بڑے علاقوں کو بند کر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت پہرا دیا جائے گا. SOPs پر عمل درآمد کے لیے سیکشن 144 نافذ کر دی گئی ہے, جبکہ مکمل لاک ڈاؤن کے وقت کا تعین کابینہ کمیٹی کرے گی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے لاک ڈاؤن کے ایریاز بڑھانے کی ہدایت کی ہے. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسلام آباد کے سیکٹرز I-8 اور I-10 میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے, جس کے بعد شہر اقتدار میں کورونا وائرس کے کیسز میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. مزید جانیں گے سجاد کاظمی سے. جی سجاد. بالکل, کورونا کے کیسز میں اضافے کے بعد جو اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز ہیں ان کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, اور سیکٹرز جس میں G92, G93 اور کراچی کمپنی شامل ہے, اس کے ساتھ ساتھ I-8 جو ہے, I-8 اور I-10 بھی جو ہے ان کو بھی سیل کیا گیا تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت. میرے کیمرے میں اگر میرے عقب میں دکھا سکے تو یہ مکمل طور پر خاردار تاریں لگا کر I-8 سیکٹر کو جو ہے سیل کیا گیا ہے. پولیس کے اہلکار بھی جہاں پر وہ موجود ہیں جو کہ SOPs پر عمل درآمد کروا رہے ہیں. گو کہ کافی مقامات پر تل کلامی بھی دیکھنے میں ملتی ہے کہ یہاں پر شہری آتے ہوئے یہ بل جمع کروانے کے لیے یا دیگر
دیگر جو یہاں پر پولیس کے ساتھ کافی تل کلامی کرتے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر جو سیکٹر کے اندر جو دکانوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو دودھ دہی کی دکان ہے, ساتھ ساتھ فارمیسی ہے, اس کے ساتھ ساتھ تندور کی جو ہے دکانیں اور دیگر جو ضروریات زندگی کی جو دکانیں ہیں وہ یہاں پر کھلی ہیں. باقی جو دکانیں ان کو مکمل طور پر بند کیا گیا اور اس کے بعد اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد کافی حد تک جو ہے کورونا کے کیسز میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. پہلے جو G9-2 اور G9-3 سے جو ہے 50 سے زائد کیسز سامنے آئے تھے, لیکن اب وہاں سے کیسز آنے کا سلسلہ جو ہے وہ کافی حد تک تھما ہے. اس طرح I8 کے مرکز سے بھی کافی جو 19 سے زائد کیسز سامنے آئے تھے جو کہ اس وقت مکمل طور پر جو ہیں کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. سجاد قاسمی شہر اقتدار سے اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں کورونا مریض تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں. 4 دن میں 24 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. بات کرتے ہیں محمد علی عالم سے. جی عالم, گانچے میں کورونا کے مزید کتنے مریض سامنے آ گئے ہیں؟ جی گانچے سے اچھی خبر یہ ہے جو کورونا کے مریض ہیں وہ تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں. ضلع گانچے سے پچھلے 4 دن میں 24 جو مریض ہیں وہ صحتیاب ہو گئے ہیں, جن کا دوبارہ جب ٹیسٹ لیا گیا وہ نیگیٹو آیا ہے اور ان کو گھروں کو منتقل کر دیا گیا ہے. اگر ایکٹیو کیسز کی ہم اگر بات کریں تو ضلع گانچے میں اس وقت 9 کیسز جو ایکٹیو ہیں وہ زیر علاج ہیں, آئسولیشن سینٹرز میں ہیں. ضلع گانچے سے ٹوٹل اگر ہم پازیٹیو ٹیسٹ کی اگر بات کریں تو 60 کے قریب جو کورونا مریض سامنے آئے تھے ضلع گانچے سے. محکمہ ہیلتھ کے جو ڈاکٹرز ہیں, جو طبی ماہرین ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں جو بتائے گئے ہیں ان پر عمل کیا جائے. ماسک کا ضروری طور پر ان کا جو استعمال کیا جائے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے تو اس وبا سے بچ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ محمد علی. 2 دن مکمل لاک ڈاؤن ہونے کے بعد پشاور شہر میں ایک بار پھر تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں, مگر شہری SOPs پر عمل درآمد کرتے نظر نہیں آ رہے. مزید جانیں گے اویس محمود سے. جی اویس. ہاں جی بالکل, 2 دن کے مکمل لاک ڈاؤن کے بعد آج جو ہے وہ تجارتی مراکز کھل چکے ہیں. میں اس وقت سب سے بڑے تجارتی مراکز پیپل منڈی میں موجود ہوں. اگر میرا کیمرامین آپ کو بتا سکے تو یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے خریداری کے لیے. تجارتی دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں, لوگ جو ہیں وہ خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کاروبار کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ SOPs کے حوالے سے بتاتا چلوں تو SOPs کی خلاف ورزیاں بھی جو ہیں وہ جاری ہیں, جبکہ صوبائی حکومت نے بہت سے عمل پیرا کرنے کی جو درخواست کی تھی کہ SOPs کا خیال رکھا جائے, سماجی دوری کا خیال رکھا جائے, لیکن یہاں پہ برعکس دکھائی دے رہا ہے. جبکہ جو دکاندار ہیں, کچھ دکاندار حضرات جو ہیں وہ SOPs کا تو خاص طور پر خیال رکھ رہے ہیں, جبکہ کچھ دکانداروں نے جو ہے وہ SOPs کی خلاف ورزی بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ شہری بھی جو ہیں وہ بھی اس کے برعکس دکھائی دے رہے ہیں. کچھ شہری جو ہیں بالکل ہی سماجی دوری کا خیال نہیں رکھ رہے, ماسک نہیں پہنا جا رہا, جبکہ جو رش ہے یہاں پہ ہنگم ٹریفک یہاں پہ بنا ہوا ہے. ایک دوسری جانب جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شہری ہیں وہ غیر ضروری جو ہیں وہ گھر سے نہ نکلیں. دوسری جانب جو لوگ جو ہیں وہ شہری جو ہیں اس کے برعکس دکھائی دے رہے ہیں. اسی طرح جو آج گرمی بھی انتہائی زور کی ہے, جبکہ جو شہری ہیں وہ بھی گھروں سے خریداری کرتے ہوئے باہر نکلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ جو SOPs کی جو ہے وہ مکمل طور پر خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. جی اویس محمود, اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. ادھر کراچی کے شہری کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف علاقوں میں لگایا گیا لاک ڈاؤن صرف نام کا ہے, کسی بھی جگہ پر حکومتی SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. کورونا وائرس اس طرح کے جزوی لاک ڈاؤن سے نہیں رکے گا, اس کے لیے شہریوں کو SOPs پر عمل درآمد مکمل کرنا ہوگا. پوری عوام تو عمل نہیں کر رہی ہے. جب خود جو نافذ کرنے والے ہیں, جو حکومتی اہلکار ہیں, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ خود SOPs پر عمل نہیں کر رہے تو عوام کیا کرے گی؟ یہ جو لاک ڈاؤن لگایا انہوں نے خالی نام کا ہے, کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب کھلا ہوا ہے. بیماری پھیل رہی ہے تو آپ بالکل بند کریں نا 15 دن. یہ کیا ہے, کچھ شاپنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, کچھ بند کر دیے, یہ ناجائز ہے. بند کر دیں, ہم کچھ نہیں ہوتا 15 دن. اتنے دنوں سے ہم لوگ بیماری رہے, نہیں مرے تو اب بھی 15 دنوں میں نہیں مریں گے, کچھ نہیں ہوگا. SOPs پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. 75% عوام تو عمل نہیں کر رہی, 25% کر رہی ہے. عوام جو ہے اتنا خاص عمل نہیں کر رہی. یہ خود بھی عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں, کوئی ہمارے لیے برائی کے لیے تو نہیں کر رہے نا. اس میں تو ہمارے لیے بہتری ہے کہ ہم ماسک لگا کے رکھیں, ہاتھوں پہ گلف پہن کے رکھیں, اس میں کون سی برائی والی بات ہے. یہاں بسوں پہ جا رہے ہیں, یہاں پہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, کوئی SOPs پہ عمل ہی نہیں کرتا. اگر یہ جتنی بھی عوام کے لیے سختی اور کری جائے نا تو یہ بہتر ہے ان کے لیے.
SOPs पे अगर कोई अमल नहीं करेगा तो बीमारी तो जाहिर सी बात है हर जगह लगेगी। लोगों को चाहिए कि SOPs पर अमल करें और इसी में सबकी भलाई है। SOPs पे अमल में जो भी है हमारे मुल्क की इसमें भलाई है, SOPs पे अमल करना। लाहौर में रेलवे मजदूर इत्तेहाद का एहतजाज रेलवे कैरेज शॉप के बाहर जारी है। आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, जब से वफाकी बजट आया है पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज है। मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान रेलवे के मजदूर मुलाजमीन जो है इस वक्त तमाम इस वक्त जो है इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और आज भी सुबह हमने देखा कि रेलवे मजदूर इत्तेहाद का एहतजाज जो है वो लाहौर कैरेज जो शॉप है उसके बाहर अभी भी जारी है, जबकि मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि हुकूमत से मायूस कुन बजट जो वापस किया जाए, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है 100% तक जो है इजाफा किया जाए, जबकि जबरन जो छांटे का सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जारी है उसको मुकम्मल तौर पर जो रोका जाए। जबकि मुलाजमीन का ये भी मुतालबा सामने आया कि रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की ग्रेजुएटी समेत तमाम बकाया जात जो है वो मुकम्मल तौर पर जल्द अज जल्द वापस किए जाए। मुलाजमीन का ये भी कहना था कि रेलवे का अमन चाहते हो तो मुलाजमीन से सुतेली माह जैसा जो है सलूक बंद किया जाए, जबकि टेक्निकल अलाउंस की तनख्वाह में जो 25% तक इजाफा किया जाए। जिस दिन से वफाक का बजट आया पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन खासतौर पर मजदूर इत्तेहाद जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज और मुसलसल पाकिस्तान हुकूमत से अपने मुतालबात पूरी करने के लिए सरापा एहतजाज है। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी। मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे होने वाली हल्की बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। ताहम दिन के वक्त तो गर्मी रहेगी, लेकिन रात को इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद असलम खोखर से। असलम खोखर, महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी, इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, हब्स जो है वो बहुत ज़्यादा थी, हवा बिल्कुल नहीं चाह रही थी। ताहम आज सुबह इस्लामाबाद का मौसम बहुत खुशगवार और सुहाना हो गया जब आसमान पर जो है काले बादल आ गए थे और इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है, जिसके बाद हवा के साथ जो है मौसम में कुछ बेहतरी हुई है, कुछ दर्जा हरारत जो है वो कम हुआ है। इस वक्त इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ताहम आज जो है वो रात को महकमा मौसमियात की जानिब से इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये बता रहे हैं कि जो बलाई इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है और जो पहाड़ी इलाके हैं उनके साथ इस्लामाबाद के जो इलाके हैं वहाँ पर रात को जो है वो बारिश होगी, जिसके बाद मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा। इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो है वो हवा चल रही है, बादल भी हमें कम नजर आ रहे हैं, लेकिन बादल आसमान पर मौजूद हैं। दिन को जो है वो फिर गर्मी का बताया गया है कि दिन के वक्त जो है वो गर्मी पड़ेगी इस्लामाबाद में, लेकिन रात को जो है वो इस्लामाबाद का मौसम बेहतर बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ पे बारिश भी होगी। तमाम अगर मैं पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की बात करूँ तो मुल्क भर में जो है मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, खासतौर पर जो बलाई इलाके, बलाई पंजाब, जो जनूबी पंजाब है, इसके अलावा जो सिंध है और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर सख्त गर्मी का राज रहेगा और वहाँ पर जो है तेज और गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। लेकिन इस्लामाबाद का मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया सुबह के जो हवा चलने की वजह से। तमाम 2 दिन से जो हब्स है वो बहुत ज्यादा है इस्लामाबाद में महसूस की जा रही है। शाम के टाइम भी हवा भी नहीं चल रही थी, तो जिसकी वजह से गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पे महसूस हो रही है। तो दर्जा हरारत जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्लामाबाद का चला गया है। रात को जब बारिश होगी तो उसके बाद जो दर्जा हरारत वो कम हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत जो है उसमें कुछ कमी हो जाएगी। थैंक जी, बहुत शुक्रिया असलम खोखर। कराची में आसमान पर कहीं हल्के हल्के बादल तो कहीं तेज धूप का राज बरकरार है। हवाएं बंद रहने की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 61% तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी पेशावर रीजन ने कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मकान में छुपे दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। मारे गए दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। अदनान शाहिद से इस कार्रवाई के हवाले से मजीद जानेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें, महकमा इंसदाद दहशत गर्दी ने कार्रवाई करते हुए पेशावर में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम बना दिया। ये थाना मतनी का इलाका है। यहाँ पर गुज़िश्ता रात को जो है दहशत गर्दों के दरमियान जो है मकान में छुपे हुए थे और फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 4 दहशत गर्द जो है वो हलाक हो गए। मारे गए दहशत गर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी
پوسٹ کے مطابق جو افغان جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کا تعلق قبائلی علاقہ جات سے ہے، جن میں عرفان اللہ ثاقب بلدے جو خان محمد ہیں، اسی طرح اسد بلدے تکنا اور پابندی کے علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ 4 دہشت گردوں کو جو ہے وہ مار کر ہلاک کر دیا ہے، ان سے بھاری مقدار میں جو ہے اسلحہ، گولا بارود اور دیگر جو بارود بنانے والی چیزیں ہیں وہ برآمد کر لی ہیں۔ عدنان شاہد، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ سردیوں کے ساتھ ساتھ اب ملتان کے باسیوں کو گرمی میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے شہری بہت پریشان ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں بلا تعطل گیس فراہم کی جائے۔ مزید جانیں گے احمد کاشف سے۔ جی احمد۔ جی بالکل، سردیوں کا تو ہوتا تھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، لیکن اب گرمیوں میں بھی یہی صورتحال جو ہے اب عوام کو ملتان کے برداشت ان کو کرنا پڑ رہی ہے۔ گرمیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے عوام کو خاصی پریشانی کا سامنا جو ہے اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا، گرمیوں میں بھی گیس نہیں مل رہی، کیا کہیں گے؟ گرمی میں سر دیکھ لیں کہ گیس جو ہے نا یہ بھی نہیں مل رہی، جو یعنی کہ ایک گھریلو گیس آ رہی ہے، اور دوسرا جو ایل پی جی ہے وہ بھی اب دیکھیں پٹرول کا ریٹ جو ہے نا وہ 100 روپے سے کافی کم ہو چکا ہے، پر گیس جو ہے نا یہ ایل پی جی 100 روپے سے کم نہیں ہو رہی۔ اس پہ بھی یہاں پر اس حوالے سے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایل پی جی بھی اگر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی مہنگی ہی مل رہی ہے۔ سر آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں گیس جو ایل پی جی واقعی مہنگی ہے، پٹرول چونکہ مہنگا ہوا ہے، سستا ہوا ہے، تو ایل پی جی بھی سستی ہونی چاہیے۔ باقی گھریلو والے سے دیکھیں تو گھروں میں گیس بالکل نہیں ہے۔ ابھی میں کھانا کھانے گیا ہوں تو ہانڈی نہیں پکائی مسز نے، وہ کہتے گیس ہی نہیں آیا۔ گرمیوں میں یہ صورتحال ہے تو سردیوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ بالکل جی بالکل، گرمیوں میں اگر یہ صورتحال ہے تو سردیوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس پر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ احمد کاشف، ملتان سے اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ سرگودا فاطمہ جناح روڈ اسلام پورہ میں بنایا گیا اور ہیڈ برج جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ برج ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں بنایا تھا، لیکن اب اس کی خستہ حالی کی وجہ سے کوئی بھی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے ملک عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید کیا تفصیلات ہیں وہ آگاہ کریں گے۔ جی ملک عابد۔ جی بالکل، اوور برج کی بات کی جائے تو یہ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس اوور برج کو بنایا تھا، لیکن اب اس کی خستہ حالت اتنی ہے کہ یہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن سڑک اس کی ٹوٹی ہے، سائڈیں جو ہیں وہ بھی ٹوٹی پڑی ہیں، لیکن یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ خواب خرگوش میں سوئی ہوئی ہے اور یہاں پر کوئی بھی جانی نقصان بڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر کسی انتظامیہ کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی آپ بتائیں گے جی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ پل بنایا گیا تھا، کیا انتظامیہ یہاں پر بالکل غور نہیں کرتی؟ کیا مسئلہ ہے؟ سر انتظامیہ سوئی بھی ہے، کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوئے میں راستے میں آتے ہوئے دیکھیں کہیں پانی بارش ہو جائے، ادھر اتنا پانی ہوتا ہے ادھر سے گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم رائے گیر ہیں، دکانداروں سے سامان لینا ہوتا ہے ہمیں، وہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ یہ اوور برج جو ہے جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے، خاص طور پر بارش اگر ہو جائے تو یہ سب سے نیچے والی جو جگہ ہے یہاں پر پانی جو ہے وہ کافی مقدار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ جی آپ بتائیں گے کہ یہ اوور برج جو ہے یہاں پر آپ نے کبھی نہیں کوشش کی کہ یہاں حکومت سے کہ جو یہ مقامی انتظامیہ ان سے کہا جائے کہ اس کو کم از کم اگر نیا نہیں بناتے تو اس کو ریپیئر ہی کیا جائے؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے بھی ادھر مطلب کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں، آنے جانے کا بہت زیادہ آمد و رفت ہے، انہوں نے ٹھیک بھی کروایا لیکن اس کے بعد کوئی ادھر پراپر اس کا علاج نہیں ہو رہا، ادھر ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہوا، بارش کا پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ خاص طور پر انتظامیہ سے بارہا کہنے کے بعد اس کے باوجود بھی انتظامیہ جو ہے یہاں پر ذرا توجہ نہیں دیتی۔ یہ اوور برج جو ہے اس کا شروع کا حصہ ہی نہیں بلکہ پورا اوور برج جو ہے جگہ جگہ سے ڈیمیج ہے، خاص طور پر اس کا درمیان والا حصہ اتنا خستہ حال ہے کہ خدا نخواستہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے، لیکن یہاں پر انتظامیہ جو ہے بالکل اس پر توجہ نہیں دیتی۔ اس اوور برج کو بنے ہوئے تقریباً 50 سال سے اوپر گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہاں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ لیکن اگر کسی وقت یہاں پر توجہ دلائی جائے تو اس کے بعد کہیں کہیں پر پنچر لگا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ اکثر اوقات یہ ہوا ہے کہ یہاں پر بسیں جو ہیں وہ برج سے نیچے اتری ہیں اور اس میں کافی جانی نقصان بھی ہوا ہے، اس کے باوجود بھی انتظامیہ جو ہے اس پر ذرا توجہ نہیں دیتی کہ یہاں پر اس اوور برج کو ریپیئر کیا جائے، یہ نیا بنایا جائے تاکہ کسی بڑے حادثے سے یہاں پر بچا جا سکے۔ جی
बहुत शुक्रिया मलिक आबिद। विहाड़ी में हुकूमत की तरफ से शुरू करदा क्लीन एंड ग्रीन मुहिम नाकाम नजर आ रही है। इंतजामिया की अदम तवज्जो से शहर में लगाया गया जंगल तबाह हो चुका है। बात करते हैं सैयद हसनैन अली से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा लैंड रिकॉर्ड के मुल्हका एरिया में, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की तरफ से ग्रीन एंड क्लीन के तहत लाखों रुपए की लागत से लगाया गया अर्बन फॉरेस्ट जो कि गैर फाल हो चुका है, जिसका इफ्तिताह गुज़श्ता कुछ माह पहले कमिश्नर मुल्तान और DC विहाड़ी ने किया था, लेकिन ज़िला इंतजामिया और महकमा लैंड रिकॉर्ड की अदम तवज्जो की वजह से लाखों रुपए की लागत से लगाया गया कीमती फलदार पौधे जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत ने इसी तरह लाखों रुपए की लागत से लगाए गए फलदार पौधे ज़ाया ही करने हैं तो हमारे टैक्सेस के जो पैसे हैं वो किसी गरीब और मुस्तहिक को दिए जाएं तो इससे बेहतर रहेगा। जी सैयद हसनैन अली, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कोटद्दू के इलाके सनावा में एहसास कफालत प्रोग्राम में रकम की तरसील के दौरान SOPs हवा में उड़ा दिए गए। शदीद गर्मी में शहरियों को रकम के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनावा में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तरसील का सिलसिला जारी कर दिया गया। बॉयज़ डिग्री कॉलेज सिनावा में एहसास कफालत सेंटर बना दिया गया है। कॉलेज में बड़ी तादाद में खवातीन और मर्दों का हजूम लगा रहता है। हुकूमत की जानिब से तय किए गए SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। सेंटर में एक हजूम सा लगा होता है और धक्कम पेल का सिलसिला भी जारी रहता है। खवातीन के बैठने के लिए कोई भी निज़ाम मौजूद नहीं और ना ही सायादार जगह का इंतजाम किया गया है। जिन खवातीन को रकम दी जा रही है उन्हें कोई रसीद नहीं दी जा रही। इकबाल हाल है, डिग्री ब्लॉक है, इंटरमीडिएट ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है और यहाँ पे बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है और ब्लॉक जो यहाँ पे लॉक किए हुए हैं उन्हें। आवाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाहर खड़ी हुई है, इतनी तंग है, ना पानी की यहाँ पे सहूलत मौजूद है, ना बाहर कोई खैमा लगाया हुआ यहाँ पे आराम सुकून से बैठ जाए। और सबसे जो बड़ा इशू है यहाँ पर क्या, जिसको भी पैसे मिलते हैं 2000 3000 कटौती करके देते हैं। गरीब हैं बेचारे, चुप करके ले जाते हैं। यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं हो रहा। ये कर रहे बस इंतजामिया ना कोई कर रहे हैं, बस सिफारिश दो तीन लीडर देते हैं, उसके बाद कहते हैं बस ठीक है अभी सिस्टम खराब हो गया, फिर हम आ रहे हैं दोबारा। रकम वसूल करने वाले मर्दों खवातीन का कहना है कि सिफारशी बुनियादों पर लोगों को रकम दी जा रही है। इंतजामिया नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। शहरियों ने DC मुजफ्फरगढ़ और असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू से मुतालबा किया है कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम को शफाफ तरीके से चलाया जाए। लाहौर में डेंगू फिर से सर उठाने लगा। 6 रोज में मुख्तलिफ इलाकों से 105 डेंगू लार्वा की तस्दीक हुई। जिला इंतजामिया की डेंगू टीमों को सर्वेलेंस तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। मजीद जानेंगे सैयद वकार हुसैन की इस रिपोर्ट में। शहर में डेंगू लार्वे की तस्दीक के केसेस बढ़ने लगे हैं। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की हिदायत पर शहर में डेंगू सर्विलांस मजीद तेज कर दी गई है। गुज़श्ता 6 रोज के दौरान तहसील कैंट में 13 इंडोर और 1 आउटडोर लार्वा बरामद हुआ। अजीज भट्टी जोन में 80 इंडोर और 2 आउटडोर लार्वे की तस्दीक हुई। फैसल टाउन में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान राजा ने सर्विलांस के दौरान 3 मकामात पर डेंगू लार्वे की तस्दीक की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर विर्क ने राजगढ़ का दौरा किया और डेंगू सर्विलांस टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस दौरान एक घर से डेंगू लार्वा की तस्दीक हुई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ ने मदीना कॉलोनी का दौरा किया, जहां से 2 डेंगू लार्वे की तस्दीक हुई। डेंगू लार्वे की तस्दीक के पेश नजर शहर में डेंगू टीमों को मजीद मुतहर्रिक कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर्स को तहसील सतह पर बाकायदा टाउन इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास मुनक्किद करके डेंगू वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। डेंगू टीमों ने मिलने वाले तमाम डेंगू लार्वे को मौके पर तलब कर दिया, जबकि करीबी घरों में डेंगू स्प्रे को भी यकीनी बनाया गया है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मजीद इलाके बंद करने का फैसला कर लिया गया। लॉकडाउन के इलाके बढ़ाने और लॉकडाउन सख्त करने का फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर किया गया है। मजीद बता रहे हैं नबील नकवी। जी नबील। शहर लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ज़िला हुकूमत की जानिब से और हुकूमत पंजाब की जानिब से पूरे लाहौर में मजीद 8 इलाके बंद करने का जो है फैसला किया गया है, जबकि हतमी फैसला जो है पंजाब काबीना कमेटी बराए कोरोना करेगी। इससे मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में। आपको दिखाता चलूँगा लाहौर के तमाम एरियाज को इस तरीके से बैरियर्स लगा के पुलिस की जानिब से मुकम्मल सील कर दिया गया है। सिर्फ इंतहाई ज़रूरियात की बिना पर लोगों को अंदर आने और बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस को इंतहाई पूछ गुछ करके जो है इजाज़त दी जा रही है। अगर
मजीद 8 इलाके बंद करने के हवाले से आपको बताऊं तो इस वक्त लाहौर के जो इलाके मजीद बंद किए जा रहे हैं, उनमें इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, निश्तर टाउन, गुलशन रावी, वॉल सिटी वगैरह के इलाके हैं जिनमें मजीद इलाके जो बंद किए जा रहे हैं। 6 रोज पहले जो 21 इलाकों की 61 गलियां और मोहल्लों की बुनियादों पर ये इलाके जो थे बंद किए गए थे। ताहम अब जो फैसला किया गया क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद इस वक्त शहर लाहौर में मजीद जो है बढ़े ही जा रही है, उसके हवाले से पेश नज़र जो मजीद 8 इलाके जो हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया की जानिब से फैसला किया गया है जिनको मुकम्मल तौर पर गली मोहल्लों की बुनियाद पर जो सील किया जाएगा। ताहम उनमें SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए जो हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा 144 के नफाज का भी जो फैसला किया गया। ताहम आज या कल में पंजाब काबीना कमेटी बराए कोरोना इसका हतमी फैसला करेगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स की ज़ेर निगरानी जो टीमें बनाई गई हैं डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, वो तमाम सील शुदा इलाकों का दौरा कर रही हैं, आगे मुसलसल SOPs का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस की जानिब से क्या इंतजाम किए गए ये भी मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जा रहा है। ताहम कारोबारी मराकज़ इस वक्त इन तमाम का इलाकों में जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ रोज़मर्रा की जो अशियाँ जिनमें फार्मेसी की दुकानें हैं, तंदूर की दुकानें, दूध दही की दुकानें, सिर्फ वो खोलने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा तमाम कारोबारी मराकज़ जो बंद है, 5-6 रोज़ पहले जो इलाके बंद हुए थे उनकी जो तारीख थी, जो उनका खुलने की तारीख थी वो 30 जून थी। अब जो इलाके मजीद जो 8 इलाके जो बंद किए जा रहे हैं ये कब खुलेंगे, कब बंद होंगे और उसके बाद कितने दिन तक बंद रहेंगे, इसका तमाम चीज़ों को तयन जो है वो पंजाब काबीना कमेटी बराए कोरोना करेगी, जिसका इजलास आज या कल में एज सून एज जो है वो पॉसिबल है। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी। दौरा इंग्लैंड से कबल कौमी टीम को झटका, कौमी क्रिकेटर्स हारिस रऊफ, शादाब खान और हैदर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड के लिए गुज़श्ता रोज खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट लिए थे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 क्रिकेटर्स हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान के कोविड-19 टेस्ट के नतीजे मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। टेस्टिंग से कबल तीनों खिलाड़ियों में कोविड-19 की कोई अलामत नहीं पाई गई थी। तीनों खिलाड़ियों का टेस्ट इतवार को हुआ था। तीनों खिलाड़ियों को फौरी तौर पर सेल्फ आइसोलेशन में जाने की हिदायत कर दी गई है। PCB का मेडिकल पैनल इस सिलसिले में तीनों खिलाड़ियों से मुकम्मल राब्ते में है। दीगर 2 खिलाड़ी उस्मान शनवारी और इमाद वसीम का टेस्ट मनफी आया है, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों को 24 जून को लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी गई है। शुएब मलिक, कल्फ डेकन और वकार यूनुस के अलावा स्क्वाड में शामिल दीगर तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोविड-19 टेस्ट आज मुकम्मल कर लिए गए। स्क्वाड में शामिल इन अरकान के टेस्ट 4 मुख्तलिफ शहरों रावलपिंडी, लाहौर, कराची और पेशावर में लिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इस हवाले से मजीद कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड रिस्क करार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड में रिस्क फैक्टर है, लेकिन इस रिस्क को महदूद से महदूद करने की कोशिश की गई है। जब इंफॉर्मेशन हम प्लेयर्स को दे देंगे तो वो लाहौर की तरफ रवाना हो जाएंगे, चाहे जहां भी वो मौजूद हैं। दूसरा टेस्टिंग का सेट वो 25 तारीख को होगा। 25 तारीख को यहाँ होटल में होगा, लोकल होटल में होगा, जिसके अंदर यही कोविड का 25 को टेस्ट होगा और 26-27 को हमारे ECG और मेडिकल एग्जामिनेशंस भी हैं। 2 हमने उसको भी थोड़ा सा तफसीली इस दफा बनाया है। प्रोटोकॉल्स जो खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव आ जाता है प्लेयर किसी वक्त पे भी, तो उसके अंदर हम प्रोटोकॉल्स जो हमने पहले भी डिफाइन हमारे SOPs एंड हमारे जो प्री कोविड सारी जो हमारा फ्रेमवर्क था उसके मुताबिक भी हम प्लेयर को आइसोलेट करेंगे। टंडुवाला यार में 5 साल कबल तामीर होने वाला स्पोर्ट्स हॉल खंडर का मंजर पेश कर रहा है। लाखों रुपए की मशीनरी गायब कर दी गई है। बात करते हैं इम्तियाज हुसैन से। जी इम्तियाज, बताइएगा क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही स्पोर्ट्स हॉल पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त जो है टंडोलियार के मल्टीपर्पज़ हॉल के बाहर जो है मौजूद हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल जो है 2015 में साबका चीफ सेक्रेटरी सिंध जो सिद्दीक मेमन की तरफ से इसका इफ्तिताह किया गया था और ये हॉल जो है 6 करोड़ रुपए की मालियत से बनाया गया था। आज ये हॉल तो मुकम्मल तौर पर जो है बन चुका था, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बावजूद जो है ये हॉल जो है शहरियों को कोई सहूलत जो है मैसर न कर सका है। इसके अलावा से हवाले से मैं ये आपको बताऊँ कि हॉल के अंदर जो कुर्सियाँ हैं उन पर जो है मट्टी जम चुकी है। उसके अलावा जो है काफ़ी सामान जो है इसका चोरी हो चुका है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि लाखों रुपए की मालियत से जो है हेवी मशीनरी जो लाई गई थी वो भी जो है यहाँ से गायब हो चुकी है। इस हवाले से जो है शहरियों का यही कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामिया की तरफ से जो है लापरवाही की गई थी, जिसकी वजह से आज जो है हाल जो है तबाही का शिकार हो चुका है। जिले इंतजामिया से जो है शहरियों ने यह मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस हाल की जो है बहाली को मुमकिन बनाया जाए ताकि शहरी जो है इससे सहूलियत जो है मैसर कर सकें। जी
بہت شکریہ آپ کا۔ امریکہ کو لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد کرونا وائرس کی نئی لہر کا سامنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کیسز بڑھنے لگے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی ریکارڈ تعداد 30,000 تک جا پہنچی ہے۔ 1 مئی کے بعد نئے کیس سامنے آنے کی یہ تعداد سب سے زیادہ ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا نے انفرادی حیثیت میں نئے کیسز کے حوالے سے ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ریاست میں 4,049 کیسز سامنے آئے ہیں، جو اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ حکومت پاکستان میں کورونا سے نمٹنے میں کہاں تک کامیاب رہی اور عوام کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ گیلپ سروے آف پاکستان نے عوامی رائے پر مبنی سروے رپورٹ جاری کر دی۔ گیلپ سروے آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 67% لوگوں نے کورونا کے خلاف حکومتی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ البتہ 28% لوگ حکومت سے ناراض نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے کورونا کے معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی صورتحال کو بہتر کنٹرول کرنے کا کہنے والوں کی شرح گزشتہ سرویز کے مقابلے میں کم ہوئی ہے۔ مارچ میں 60%، اپریل میں 77%، جبکہ اپریل کے وسط میں 82% افراد نے حکومتی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا تھا، مگر موجودہ سروے میں یہ 15% کمی کے بعد 67% پر آ گئی۔ گیلپ پاکستان کے سروے میں عوام سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر اسکول آج کھولے جائیں تو کیا وہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گے؟ جواب میں حیران کن طور پر عوام کی اکثریت یعنی 73% نے بچوں کو اسکول بھیجنے پر رضامندی کا اظہار کیا، جبکہ 24% نے اس کی مخالفت کی۔ ملک میں لاک ڈاؤن کو نرم کر کے کاروبار کھولنے کے سوال پر عوام بٹی ہوئی نظر آئی۔ 47% نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے کاروبار کھولنے کے حق میں تو 48% نے اس کی مخالفت میں رائے دی۔ 5% نے اس سوال پر کوئی جواب دینے سے گریز کیا۔ سروے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ حکومت کی جانب سے SOPs کے نفاذ کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے کا کہنے والوں کی شرح سروے ملک بھر سے شماریاتی طور پر منتخب 1000 سے زائد افراد سے بذریعہ ٹیلی فون 4 جون سے 13 جون 2020 کے درمیان کیا گیا۔ اور وادی جنت نظیر ایک بار پھر لہو لہو۔ قابض بھارتی فوج نے مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں اشتعال انگیز کارروائیاں معمول بن گئی ہیں۔ نوجوانوں کو ضلع پلوامہ میں نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے۔ قابض بھارتی فوج نے مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو ضلع پلوامہ میں نشانہ بنایا گیا۔ نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں اشتعال انگیز کارروائیاں معمول ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان نیوی سمندری حدود کے دفاع سے متعلق قوم کی امنگوں پر ہمیشہ پوری اتری ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور میں نیول وار کالج کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ریئر ایڈمرل محمد زبیر شفیق کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ نے ہمیشہ بحری سرحدوں کی حفاظت بھرپور انداز میں کی۔ جب بھی دشمن کا سامنا ہوا تو پاک بحریہ قوم کی توقعات پر پورا اترا ہے۔ آرمی چیف نے پاکستان بحریہ کی بہادرانہ اور قربانیوں سے بھری قابل فخر تاریخ کو سراہا اور کہا کہ نیول وار کالج پاکستان بحریہ کا بہترین ادارہ ہے۔ اس میں مسلح افواج کے افسران اور دوست ممالک کے افسران کی بھی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے مظالم پر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام ممبر ممالک نے بھارت کے مظالم اور کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی مظالم پر OIC کا ہنگامی اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوا، جس میں اسلامی ممالک کے نمائندوں نے مقبوضہ وادی کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں کرونا وبا کے دوران بدترین ریاستی مظالم کی مذمت کی اور لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزیوں پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ عالمی رہنماؤں نے خطے کے تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھارتی دراندازی کا نوٹس لے جو بھارت LOC پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ India has further intensified its violations of the ceasefire along the line of control and the working boundary. The Jammu and Kashmir dispute, just like Palestine, continues to be the longest standing item on the UN and OIC agenda. Both these situations are worsening and call for
urgent attention of the international community. शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत की इश्तिआल अंगेजी से खित्ते का अमन मुतासर हो सकता है। भारत की LOC पर इश्तिआल अंगेजी में इजाफा हुआ है। भारत मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वजीर खारजा ने इजलास के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि OIC भारत को पाबंद बनाए, मकबूजा कश्मीर में इस्तिसाब राय कराए। कि हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि वो बजोर बाजू अवामी रद्द अमल है उसको किस मनसूबाबंदी से कुचलने की कोशिश की जा रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में कोरोना की सूरत हाल के बावजूद ना ही तशद्दुद का सिलसिला थमा है और ना ही मकामी आबादी को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल ने लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। चीन के हाथों मोदी सरकार की रुसवाई, ठंडा मिजाज रखने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को भी मोदी की बेवकूफियों पर गुस्सा आ गया। 20 भारतीय फौजियों की हलाकत पर मोदी को खरी खरी सुना दी। बोले, मोदी को बोलने से पहले अपने अल्फाज के असरात पर भी गौर करना चाहिए। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह लद्दाख में बनी सूरत हाल को लेकर मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी अपने साजिशी बयानात से चीन को मजबूत कर रहा है। लद्दाख में चीनी फौजियों के साथ झड़प में 20 फौजियों की हलाकत पर जारी अपने एक बयान में कहा कि आज हम एक तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी हुकूमत के फैसले और इसके लिए उठाए गए इक़दाम तय करेंगे कि आने वाली नस्लें हमारा कैसा तज्जिया करती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को अपने नाबालिग बयानात से परहेज करना चाहिए। ऐसे बयानात भारतीय जनता में मायूसी फैला रहे हैं। वाज़ेह रहे, वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इकरार किया था कि चीनी फौजें भारत में घुस आई हैं। भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल ने मोदी हुकूमत के झूठे दावों की कलई खोल दी है। जामिया मनसूबाबंदी के बगैर आयद करदा लॉकडाउन भी बेसूद, लाखों अफराद नौकरियों से महरूम हो गए। महकमा सेहत ने भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। डॉक्टर्स ने भी मरीजों के इलाज से माजरत कर ली। अचानक लॉकडाउन के बायस लाखों अफराद मुख्तलिफ मकामात पर फंस कर रह गए हैं। लातादाद अफराद ने सड़क पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दी। अस्पतालों में मजीद मरीजों की गुंजाइश खत्म हो गई। जनरल वार्ड में लाशों के ढेर लग गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दे दिया है। अशरय खुरनोश की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। लाहौर में चीनी 80 से 85 जबकि 20 किलो आटे का थैला 925 के बजाय 1000 से जायद में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ज़बानी जमा खर्च की बजाय अशरय खुरनोश की मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त करने वाली चीजों को यकीनी बनाने के लिए कोई किरदार अदा करे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इजलाल हैदर। ना है आटा ना है चीनी, हुकूमत ने आवाम की एक ना सुनी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई, जबकि आम मार्केट में अदालती अहकामात के बावजूद 70 की बजाय 80 से 85 रुपए में चीनी फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले भी परेशान दिखाई देते हैं। चीनी कहीं नहीं मिल रही है, मुझे 70 रुपए कहाँ से मिलेगी चीनी? चीनी जो है अभी इधर है, इधर तो चीनी नजर नहीं आ रही कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हुकूमत हमें बताया ना कि चीनी पड़ी किधर है। अभी जिधर भी जाए चीनी तो मिल ही नहीं रही, ना शॉप से शॉप 85 रुपये 90 रुपये तो बाहर मिल रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है जी। गरीब आदमी जो है ना दिन ब दिन महंगाई में दबते ही जा रहा है। खवातीन का कहना है कि इस दौर में किचन चलाना अब एक मुहाज से कम नहीं। जहाँ 4 पैकेट लेने थे वहाँ 1 पैकेट घी का लेना पड़ रहा है बच्चों के साथ छोटे। अब क्या करेंगे, महंगाई इतनी ज्यादा, कारोबार है नहीं। महंगाई बहुत हो गई है, चीनी बड़ी मिलती नहीं पे, तो की करना, गरीब बंदा मरता ही है और की है। चीनी और आटे की सप्लाई है वो हर रोज की बुनियाद पे है। आटा आ गया है आज मॉर्निंग में और चीनी आने वाली है। दूसरी जानिब यूटिलिटी इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि चीनी की किल्लत आर्जी है, गोदाम से सामान आने के बाद डिस्प्ले कर दी जाएगी। आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 925 के बजाय 1000 रुपए से जायद में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत चीनी और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दाम करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद भी सब्जी के रेट कम नहीं हो सके। टमाटर और सब्जियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। सक्खर के शहरी क्या कहते हैं, आप भी मुलाहिजा कीजिए। 480 रुपए किलो चल रही है, 120 रुपए पाव। क्या मुल्क की महंगाई क्या पूछते हो? 400-500 झाड़ी कमाने वाला एक पाव दाल भी ले जाए तो वो 120 रुपए की है। टमाटर
10 रुपए किलो चल रहा था, आज 100 रुपए किलो है। इतनी महंगाई हो गई है, जो 20 रुपए किलो टमाटर बिकता था वो आज 80 रुपए किलो है। गरीब बंदा कहाँ से खावे। दिन सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। जो भी चीज़ में आप जाओ, पहले जो सस्ती हुई थी सिर्फ वो कुछ दिन के लिए सस्ती हुई थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन रेट अप होते जा रहे हैं। टमाटर 100 से ऊपर जा रहा है। हर चीज़ यानी लॉकडाउन की वजह से दिन पर दिन अप होती जा रही है। आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से इस्लामाबाद के मजीद सेक्टर सील करने का फैसला किया गया है। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। असलम, बताएगा कौन कौन से सेक्टर सील करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे थे उसके नजर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनको सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत सेहत और NIH की रिपोर्ट पर जो इलाकों को सील किया जा रहा है, इस हवाले से बाकायदा सर्वेलेंस की गई। जो सेक्टर सील करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उनमें सेक्टर G62 है, G61 है, G10-4 है, इसी तरह सेक्टर G72 जो है उसको भी सील किया जा रहा है। और ये नोटिफिकेशन का जो इतलाक है वो 24 जून शाम 7 बजे से, यानी कि कल शाम 7 बजे से होगा। और इस दौरान वहाँ की जो रिहायशी है उनको बाकायदा तौर पर कहा गया है कि वो अपनी जो खुराक के हवाले से है, अपनी जरूरियात की चीजें हैं वो भी अपनी पूरी कर लें, घरों में ये चीजें पूरे कर लें, क्योंकि अगर इसको बढ़ाना पड़ता है, इसमें तौसीक करनी पड़ती है तो लोगों को मुश्किलात का सामना हो। खासतौर पर उन्होंने दफातर में काम करने वाले लोगों से कहा है कि वो दफातर में भी इस हवाले से इंटीमेशन दे दें, क्योंकि उनके इलाका सील किया जा रहा है तो कोई भी शख्स वहां से बाहर नहीं जा सकेगा। तो वो वर्क फ्रॉम होम के हवाले से जो एप्लीकेशन है, जो उनका तरीकेकार है उसके मुताबिक कर लें। और लोगों को ये कहा है कि अपने घरों में महसूर रहें जब तक कि महकमा सेहत की जानिब से इसको क्लियर नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक इन सेक्टर्स को नहीं खोला जाएगा। तमाम नोटिफिकेशन जारी कर दी गया है और कल जो है शाम 7 बजे से इसका इतलाक होगा। जी बहुत शुक्रिया असलम खोकर। गर्मी आई, लोड शेडिंग भी साथ लाई। इस अजाब से कौन छुटकारा दिलाएगा? शहरियों की दुहाई। सूरज का पारा हाई हुआ तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो बिजली की बंदिश भी मामूल बन गई। लोड बढ़ने से ट्रिपिंग और तारों के जलने की शिकायत भी बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली गायब रहने लगी। इधर लस्को चीफ मैं ना मानू की पॉलिसी पर कायम कहते हैं लाहौर शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। सिस्टम ओवरलोड होने और फनी खराबियों के बायस बिजली बंदिश का सामना करना पड़ता है। कराची में जारी बिजली बहरान को 4 रोज बीत गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक को शहरियों पर रहम न आया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा है। गर्मी के सताए शहरी सर पकड़कर बैठ गए हैं। पेशावर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में तेजी आ गई है। पेशावर के 50 से ज्यादा इलाकों में लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली के तवील ब्रेक डाउन से मुतासरा इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। बिजली की लोड शेडिंग से जहाँ घरों में खवातीन और शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं कारोबारी तबका भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। 60 साला रिवायत न बदल सकी। तैयारा हादसे का मलबा एक बार फिर कप्तान पर डाल दिया गया। मुस्ताफी होने के दावेदार वफाकी वजीर एविएशन रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ऐवान में पेश न कर सके। वजीर हवाबाजी का कहना है कि रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन बुध को पेश करूंगा। पाकिस्तान की रवायत रही है कि हर ट्रेन और जहाज हर हादसे के बाद बदकिस्मत बन जाता है। 60 सालों में ना ही कभी कोई इदारे का सरबराह जिम्मेदारी ले सका, ना ही किसी ने मुस्ताफी होने की इखलाकी जुर्रत की। अब तब्दीली के दावेदार भी ऐलान करके इससे फिरते दिखाई देते हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने ऐलान किया था कि अगर मुझ पर जिम्मेदारी आयद हुई तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर तैयारा हादसे का जिम्मेदार पायलट को ठहरा दिया गया है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान से ऐवान में सवालात पूछे गए तो उनका कहना था कि रिपोर्ट मिल चुकी है, बुध को पेश करूंगा, क्योंकि चाहता हूं 60 साल तारीख के तमाम हादसात को भी इसमें शामिल करूं। मैंने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के फ्लोर पे कौम से ये कमिट किया था कि 22 मई को जो हादसा हुआ है जिसमें एक PIA का जहाज क्रैश हुआ है और इसमें 97 शहादतें हुई, लाकतें हुई, उस पर मैं इंटरम रिपोर्ट 1 माह के अंदर 22 जून को इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करूंगा। रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मिल चुकी है। तहकीकाती टीम के सरबराह एयर कोमोडोर उस्मान गनी की रिपोर्ट में किसी भी सरबराह पर जिम्मेदारी आयद नहीं की गई है, जबकि तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट में पायलट्स और ATC अमले की तवातुर से गलतियों की निशानदही की गई। पहली लैंडिंग पर जहाज 9000 मीटर के रनवे के दरमियान में आकर टकराया, पायलट दोबारा उड़ा कर ले गया।
श्रीलंका के साबिक वजीर खेल के इल्जामात के बाद वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। श्रीलंकन इंतजामिया ने भारत से भी तहकीकात का मुतालबा किया है। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. श्रीलंका के साबिक वजीर खेल महिंदा आलू थगामगे ने वर्ल्ड कप 2011 फाइनल को फिक्स्ड करार देते हुए कहा था कि आइलैंडर्स ने ये मैच भारत को बेच दिया था। उन्होंने आखिरी लम्हात में टीम में 4 तब्दीलियों और एक इंतहाई सीनियर खिलाड़ी के रवैये को काफी मशकूक भी करार दिया। उनका ये भी कहना था कि टीम ऑफिशियल्स ने इस मुकाबले के बाद गाड़ियों की कंपनियां खरीद ली और दीगर बिजनेस करने लगे। श्रीलंका में इस हवाले से तहकीकात शुरू करने का ऐलान हो चुका। अब भारत से भी मामले की तफ्तीश का मुतालबा किया जा रहा है। Goes offside, third man's up, so that'll be 4 more. Brilliant from Jayawardena. Back of the length, in the slot, that has gone all the way. साबिक बैट्समैन और 2011 वर्ल्ड कप के मौके पे चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी अंजाम देने वाले अरविंदा डिसिल्वा ने भी भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया कि वो संगीन इल्जामात की खुद तहकीकात करे, लेकिन भारतीय हुकाम इस मामले पर खामोश दिखाई देते हैं। संगीन इल्जामात के बाद भारत की तरफ से जीते गए वर्ल्ड कप की हैसियत मुतनाज़ा होती चली जा रही है और उंगलियां उठ रही हैं कि भारतीय बुकीज ने वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों से कैसे रवाबत कायम किए। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी एशियन सीरीज के बेहतरीन इंग्लिश खिलाड़ियों की ई सीरीज शुरू कर दी है। इंग्लैंड ने